नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 4 मई 2022 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल तो ये है कि वैक्सीन को मना करने के चक्कर में कुछ लोगों को पब्लिक प्लेसेस पे एंट्री नहीं मिल रही है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी अप्लाई करो कि कहाँ पर कितने केसेज आ रहे हैं उसके हिसाब से एक्शन लो। दूसरा ये कि भाई हमारी इकोनॉमी किस परिस्थिति से गुजर रही है, तो ऐसे में आरबीआई की रीसेंट रिपोर्ट में क्या कंसर्न्स है वो बात करेंगे। तीसरा ये कि क्लाइमेट चेंज को लेकर के हम कितनी सीरियसनेस दिखा रहे हैं, वाकई में हम अचीव कर पाएंगे टारगेट जो हम सेट कर रहे हैं या नहीं। चौथा, इंडिया फ्रांस रिलेशंस। पांचवा, इंडिया जर्मनी रिलेशंस। तो ऐसे 5 इश्यूज़ हैं, पांचों को देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट है इंजेक्टिंग ट्रस्ट। देखो, सुप्रीम कोर्ट का मंडे को एक वर्डिक्ट आया जिसमें प्रोपोर्शनैलिटी प्रिंसिपल को अप्लाई करने की बात कही। किससे रिलेटेड था ये? कोविड वैक्सीन रिलेटेड रेस्ट्रिक्शन से रिलेटेड। बेसिकली मुद्दा ये था कि ज़्यादातर जो पब्लिक अथॉरिटीज़ थी उन्होंने कई जगहों पर ऐसा एक तरीके से सर्कुलर इशू कर रखा है कि जी जो भी अनवैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स हैं उनको पब्लिक प्लेसेस, सर्विस, रिसोर्सेज उनको एक्सेस करने से मना किया जाए। तो ऐसी परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन अप्लाई होती है। पिटीशन अप्लाई होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2017 का पुट्टास्वामी केस, उसका वर्डिक्ट रिकॉल किया कि भाई एक इंडिविजुअल की पर्सनल ऑटोनॉमी होती है, बॉडीली इंटीग्रिटी होती है कि वो वैक्सीन ले या ना ले। मतलब राइट टू रिफ्यूज़ वैक्सीनेशन जो है वो आर्टिकल 21 का ही पार्ट है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के पार्ट में आ जाता है, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो ओवरऑल आप देखो कि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को अपहेल्ड किया है कि एक इंडिविजुअल के पास में पूरी ऑटोनॉमी है कि वो मना कर सकता है वैक्सीन लेने से। ठीक है, साथ में राइट टू प्रिवेसी भी इसी का पार्ट बताया हुआ है। पब्लिक हेल्थ इम्पेरेटिव्स को भी ध्यान में रखने की बात की गई है कि एक फाइन बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। मतलब ये कि मान लो कि वैक्सीनेशन के लिए गवर्नमेंट बोले और उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पर वैक्सीनेशन बिल्कुल मैंडेटरी कर रखे हैं और वहाँ पर केसेस बहुत सारे आ रहे हैं, तो वहाँ पर एक इंडिविजुअल का जो आर्टिकल 21 के अंडर जो राइट है वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि भाई आपको वैक्सीन लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके अधिकार के चलते दूसरे लोगों को परेशानी हो सकती है। बट दूसरे केस में अगर देखें जो कि यहाँ पर है, क्योंकि केसेस इन्फेक्शन के थोड़े कम आ रहे हैं, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जहाँ पर केसेस ऑलरेडी कम आ रहे हैं और आ भी रहे हैं तो बिल्कुल माइल्ड केसेस हैं, तो उस केस में एक इंडिविजुअल अगर रिफ्यूज़ करता है कि जी मैं वैक्सीन नहीं लेना चाहता, तो उस केस में आप उन पर दबाव नहीं बनाओ। ठीक है, बजाय इसके कि आप वहाँ पर स्ट्रिक्ट रूल इम्पोज करो, उसकी बजाय हमें जो वैक्सीन के लिए हेजिटेंसी है ना, उसको हटाने की ज़रूरत है, जिससे कि लोग खुशी खुशी वैक्सीनेशन ले। तो सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टास्वामी केस को रिकॉल किया है फिर से और ये बोला कि भाई एक तो वैक्सीन रिफ्यूज़ करने का अधिकार होता है आर्टिकल 21 के अंडर में, दूसरा राइट टू प्रिवेसी और पब्लिक हेल्थ दोनों के बीच में एक बैलेंस बनना चाहिए। साथ में इन्फेक्शन केसेस अगर लो हैं तो वहाँ पर जो भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी अथॉरिटीज़ हैं या जो भी एजुकेशन अथॉरिटीज़ हैं, वो कहीं पर भी रेस्ट्रिक्शंस हैं वो सोच समझ करके इंपोज करें। दैट मीन्स प्रोपोर्शनैलिटी प्रिंसिपल को अप्लाई करो कि केस कितने हैं उसके हिसाब से आप देखो। तो ये जो वर्डिक्ट है ना, ये केवल प्रेजेंट सिचुएशन पे अप्लाइड है। पता पड़े कि सेकंड वेव जैसी सिचुएशन हो रही है और फिर बाद में हम ये केस रिकॉल करें, नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सक्लूसिवली कहा है कि प्रेजेंट सिचुएशन में केसेस कम है भी तो माइल्ड है, इसलिए ज़्यादा दबाव बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो सवाल ये है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है वैक्सीन हेजिटेंसी, क्योंकि एक तो क्या है, जो डेटा पब्लिक डोमेन में शेयर होना चाहिए वो पब्लिक डोमेन में है नहीं कि भाई बच्चों के माता पिता हैं वो कॉन्फिडेंट फील करे जिससे कि वैक्सीनेशन मिले। वैसे अगर देखा जाए तो हमने एक बहुत गजब का एग्जांपल सेट कर दिया है इंटरनेशनली कि 85% हमारी पॉपुलेशन ने दोनों वैक्सीन के दोनों शॉट्स ले लिए हैं, एडल्ट पॉपुलेशन की बात करें तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि हमारी प्रोग्रेस अच्छी है। पर सवाल यह है कि जो माता पिता हैं वो अपने छोटे बच्चों को कैसे वैक्सीन के लिए कॉन्फिडेंट फील करें, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पब्लिक डोमेन में डेटा शो करना पड़ेगा। जैसे कि कोविन पोर्टल पे हमें पता है कि हम रजिस्टर करते हैं वैक्सीनेशन के लिए, तो आप देखो जितने भी लोगों को वैक्सीनेशन हमारे देश में मिला उनमें केवल 0.006% को ही कोई साइड इफेक्ट का सामना करना पड़ा या सीरियस रिएक्शन हुआ वैक्सीनेशन लेने के बाद में। तो ये चीज़ पब्लिक डोमेन में जाएगी तो आप समझ सकते हो, तो इतना रिएक्शन तो शायद रेगुलर बेसिस पे जो वैक्सीन या जो इंजेक्शन हम यूज़ करते हैं, जो भी हम ड्रग यूज़ कर रहे हैं, उनमें भी देखने को मिल जाएगा कि हाँ जी दवाई रिएक्शन कर गई, राइट। तो ऐसे में लोगों में कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है। वैक्सीन हेजिटेंसी के पीछे कारण क्या है कि लोग जो है डरे हुए होते हैं, वो वैक्सीन नहीं ले रहे हैं।
तो उनको कॉन्फिडेंस में लाने की ज़रूरत है कि जी डरने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो ये पॉइंट यहाँ पे बताया जा रहा है। इसमें ये ऊपर वाला जो पैराग्राफ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से भाई प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है, अच्छे से देख लेना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है टर्म्स ऑफ रिकवरी। देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिसेंटली पिछले हफ्ते में एक रिपोर्ट रिलीज हुई जिसका नाम है रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस 2021-22, ठीक है। तो उसमें ये कहा कि इंडियन इकोनॉमी का क्या सिचुएशन चल रहा है, और ये परिस्थिति अभी से नहीं, लॉकडाउन लगने से पहले से ही हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन में चल रही है, और पोस्ट पैंडेमिक सिनेरियो अगर देखें तो हालत थोड़ी सी अभी भी खस्ता ही चल रही है। तो ऐसे में हम अगर देखें कि वाकई में इस कोविड की वजह से जो नुकसान हुआ है हमारी इकोनॉमी को, उसको हम ओवरकम करें तो बोला आने वाले कम से कम हमें 13 साल 14 साल तक वेट करना पड़ेगा। 2012-13 साल तक का टाइम बताया, 2034-35 तक हम प्रॉपर ट्रैक पे आ पाएंगे। इसका मतलब अभी जो इकोनॉमिक ग्रोथ होनी थी ना पिछले 2 सालों में, वो ग्रोथ जो है आने वाले 13 सालों तक हम रिकवर कर पाएंगे। वैसे ऐसा नहीं कहा है कि जी ग्रोथ रेट डाउन जाएगी, ऐसा कुछ 7 से ज़्यादा % ग्रोथ रेट बताई है, चाहे 2022-23 की बात कर लो या फिर उसके बाद में बात कर लो 2023-24 में। पर सवाल ये है कि जो लॉस हो गया उस लॉस को हम रीगेन कैसे करें। तो देखो हमारे यहाँ पर पेंडेमिक से पहले ही ग्रोथ रेट डाउन थी 2017-18 में, ठीक है। इसके पीछे कारण क्या था? एक तो हमारे यहाँ पर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, या ये कह दो कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा थी। ये बताया जाता है, एनएसओ का डेटा जो रिलीज़ हुआ बाद में, फिर पहले तो इलेक्शन थे 2019 में, तो उसके पहले तो गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया नहीं, और उसके बाद में जब रिलीज़ किया तो पता पड़ा कि हमारे देश में 45 सालों की हाईएस्ट बेरोजगारी की दर चल रही है। दूसरा, जब बेरोजगारी रहेगी तो लोगों के पास में पैसा नहीं होगा, तो प्राइवेट कंजम्पशन जो मेन बैकबोन का काम करता है हमारे यहाँ पर इकोनॉमी में, कि भाई प्राइवेट कंजम्पशन जो है हमारा डोमेस्टिकली, वो ही हमारी इकोनॉमी को ज़्यादा पुश करता था, तो वो ही कम हो गया, क्योंकि लोगों के पास जॉब नहीं है तो पैसा नहीं है, तो खर्च क्या करेंगे। साथ में जब पेंडेमिक आउटब्रेक हुआ तो उसके बाद में लेबर मार्केट, आपको पता है एकदम से कितनी ज़्यादा बेरोजगारी आ गई थी, 25% के लगभग 24-25% के लगभग बेरोजगारी 18-19 समथिंग ऐसे कुछ पहुंच गई थी। मतलब अच्छी खासी बेरोजगारी के लेवल पे हम पहुंच गए थे, रिकॉर्ड हाई लेवल पे, ठीक है। और आज भी अगर देखें तो पेंडेमिक थोड़ा सा रिसीड कर रहा है, बैकफुट पे जा रहा है, तो वहां पर रिकवरी की बात करें तो रिकवरी अनइवन है, क्योंकि जो हाईली कॉन्टेक्ट इंटेंसिव सेक्टर, ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सर्विस, ये तो बिल्कुल बर्बाद हुए हुए हैं। अब जाकर के थोड़ा बहुत एक्टिविटी शुरू हुई है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखें तो फॉर्मल सेक्टर में भी, फॉर्मल सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर जिसको हम बोलते हैं, ऑर्गेनाइज कॉर्पोरेट सेक्टर, उसमें जो वीक फर्म्स थी उनको तो बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है, और जो फर्म्स बड़ी थी, साइज में अच्छी खासी थी, उन्होंने बहुत पैसा कमाया। तभी तो ऑक्सफैम ने क्या बोला, इनइक्वालिटी वायरस। फिर इनफॉर्मल सेक्टर पूछो मत, हमारे देश में 85% के लगभग जॉब्स क्रिएट हो रखी हैं इनफॉर्मल सेक्टर में, जो कि बहुत ही बुरे तरीके से इंपैक्ट हुआ है। तो ओवरऑल आप देख लो कि ये परिस्थितियां हमारे देश में चल रही है पिछले 4-5 सालों से, कोविड से पहले से। तो हमें क्या करने की ज़रूरत है? देखो, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की हो गई, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की हो गई, इनमें बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, रीबैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम पोस्ट कोविड इकोनॉमी को रिकवर करवाना चाह रहे हैं। तो ऐसे में मार्केट में जो एक्सेस लिक्विडिटी है उसको तो देखो एब्जॉर्ब किया जाए मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, और आप तो पता है अब तो एसडीएफ भी हो गया, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। तो बोल कैसे भी मार्केट से पैसा एब्जॉर्ब करो जिससे कि थोड़ी महंगाई को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि इन्फ्लेशन भी सरदर्दी बनी हुई है। और दूसरी तरफ सरकार के ऊपर जो कर्जा बैठा हुआ है, तो उस कर्जे को भी कंट्रोल में लाना होगा, जिसको हम बोलते हैं डेट टू जीडीपी रेशो, कि सरकार, जनरल गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स भी आ गई, सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ गई, ओवरऑल सरकारों के ऊपर जितना जीडीपी के कंपैरिजन में कर्जा है उसको मैनेजेबल लेवल तक लाने की जरूरत है आने वाले 5 सालों के अंदर। ये बोले ये कुछ ऐसे कदम है, इनको हमें ध्यान में रखते हुए हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी होनी चाहिए, और फिर बाद में हमारी जो मिनिमम टारगेट होनी चाहिए मीडियम टर्म ग्रोथ रेट की, वो होनी चाहिए 6.5 से 8% के बीच में, तब जाकर के इन इकोनॉमिकल इश्यूज को हम हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया जर्मनी रिलेशन एमिड क्राइसिस अ डिफाइनिंग मोमेंट। आर्टिकल को लिखा है यहाँ पर गुरजीत सिंह ने। ये देखो, जर्मनी में पहले एम्बेसडर रह चुके हैं इंडिया की तरफ से। इनका ये कहना है कि जर्मनी में अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की विजिट हुई, और उसमें 6ठी इंडो जर्मन इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन है, वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कदम उठाया गया है। वैसे तो देखा जाए तो 6th राउंड था, ये 5 राउंड पहले हो चुके हैं। ये बाइएनियल मीटिंग होती है, मतलब हर 2 साल में एक बार ये मीटिंग होती है। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। जब एक तरफ हमें ये लग रहा था कि यूक्रेन क्राइसिस बहुत ज़्यादा हावी होने वाला है बातचीत में,
उसमें इंडिया ने अपनी तरफ से पूरी कोशिशें की और रिजल्ट ये निकला कि यूक्रेन के अलावा इंडो पैसिफिक रीजन पे फोकस लाने में प्रॉब्लम नहीं आई। ये हमने सी राजा मोहन जी की बात भी देखी थी कल कि किस तरीके से इशू जो है वो यूक्रेन फोकस्ड हो सकता है। तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि यूक्रेन वाले से हटा करके हमारे जो इश्यूज़ हैं उन पर हम ज़्यादा ध्यान दें। देखो, रशिया को क्रिटिसाइज़ करने में जर्मनी भी बिल्कुल आगे फ्रंट रनर नहीं है जल्दी से जाकर के हाँ जी रशिया ने बहुत गलत किया है, क्योंकि रशिया पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है जर्मनी की, हमने ऑलरेडी कल देख लिया था एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी चीज़ क्या है कि इंडो पैसिफिक रीजन में जिस तरीके से चाइना एग्रेशन दिखा रहा है, तो वहाँ पर भी इंडिया एक रिलायबल पार्टनर के तौर पे दिखता है यूरोपियन कंट्रीज़ को। उसमें जर्मनी अपने आप में एक लीडर का रोल प्ले करता है ही। तो जब से आप देखो पेंडेमिक ने हर एक इकोनॉमी को बर्बाद किया है, एग्जैक्टली वैसा ही कुछ सिनेरियो इंडिया के साथ है, वही सिनेरियो जर्मनी के साथ है। अब जर्मनी जो है वो एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से तो रशिया पर डिपेंड करता है, बट वही चीज़ है कि जर्मनी को मजबूरन अपनी डाइवर्सिफाई करना पड़ रहा है एनर्जी सोर्सेज को। और जबकि दूसरी तरफ हम देखें इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से तो जर्मनी के लिए एक बड़ा मार्केट का काम करता है चाइना, तो उसके लिए इंडिया एक ऑल्टरनेट के तौर पर निकल के आ रहा है। तो ओवरऑल आप देखो यूक्रेन क्राइसिस ने जो एक सिचुएशन बनाई थी उसके बजाय भी इंडो पैसिफिक पॉलिसी पे जर्मनी पे से हमने बातचीत की और रिजल्ट ये है कि आज जर्मनी का फोकस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि चाइना का पहले ये सोचा जा रहा था जर्मनी में कि चाइना एक बड़ा शांत कंट्री रहेगा, इकोनॉमिक एंगेजमेंट रखेंगे तो चाइना किसी को चैलेंज नहीं करेगा, बट वही चीज़ है रियलिटी कुछ और निकल जाएगी। इसके अलावा जर्मनी की जो पार्लियामेंट है बुंदेस्टैग, वहाँ पर भी देखो वीगुर मुस्लिम्स के साथ में जो भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहे हैं उस पर भी डिबेट होगा अभी, ठीक है। और साथ में बिजनेस एंगेजमेंट भी बढ़ाने की बात की जा रही है इंडिया के साथ में। चाइना से डिपार्चर किया जाएगा और इंडिया की तरफ मूव किया जाएगा, और हमारा भी टारगेट यही तो है ना कि हम ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं इंडिया को। फिर आ जाती है बात कन्वर्जेंस की, तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में देखो वैसे तो कोई ट्रेडिशनल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रही नहीं है, पर आज देखें तो ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, फंक्शनल कोलैबोरेशन, स्किल डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी, इन सारी चीज़ों को लेकर के इंडिया और जर्मनी के बीच में बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट होने का स्कोप भी है, धीरे धीरे पिछले 5-7 सालों में देखने को भी मिला है। चाहे फिर वो एनर्जी सेगमेंट में हो, एनवायरमेंटल कंसर्न हो, स्किल डेवलपमेंट हो, अर्बन मोबिलिटी हो, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेगमेंट में हो। इसके लिए देखो सबसे बड़ा गेन क्या हुआ है, वो हुआ है इंडिया जर्मनी के बीच में एक जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट फाइनलाइज हुआ है। ये जो इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन जो हुई है 30 उसमें 6th राउंड में, और जर्मनी ने इंडिया के ग्रीन प्रोजेक्ट्स में लगभग 10 बिलियन यूरोस का इन्वेस्टमेंट करने का अनाउंसमेंट भी किया है, जिसमें वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे काम करेगा। मतलब पब्लिक सेक्टर में भी आएगी, गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट करेगी, प्राइवेट सेक्टर भी वहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा, और इधर से हमारी तरफ से गवर्नमेंट और पब्लिक और उधर से भी गवर्नमेंट और पब्लिक, इनका एक कोलैबोरेशन पे काम होगा। तो ओवरऑल आप देखो कि एंगेजमेंट्स कितनी ज़्यादा है, हाई लेवल कोऑर्डिनेशन दोनों तरफ से देखने को मिल रहा है, दोनों तरफ से लीडर्स के बीच में एंगेजमेंट भी बहुत अच्छी है। इसके आगे अगर देखिए यूरोपियन यूनियन की तरफ से हम देखें तो आज जर्मनी और फ्रांस दो बड़ी इंपॉर्टेंट इकोनॉमीज़ हैं यूरोपियन यूनियन की जो मेंबर है। तो ऐसे में हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो शुरुआत है, एंगेजमेंट शुरू कर दी है, ठीक है। पहले तो शुरू तो 2007 में हो गई थी, पर 2011 आते आते बिल्कुल कोलैप्स हो गया था, 2013 तक फिर कुछ आउटकम नहीं निकला। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशंस रीस्टार्ट हो रही हैं। ईयू भी चाहता है कि अपने मार्केट को डाइवर्सिफाई कर सके, इंडिया भी चाहता है कि हम और ज़्यादा एंगेज करें, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कोलैबोरेशन के चांसेस और बढ़ रहे हैं, और दोनों कंट्रीज़ में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या प्राइवेट सेक्टर के जो इंडिविजुअल्स हैं या फिर ग्रुप्स हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा साथ में लाने की कोशिशें की जा रही है, जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी अचीव किए जा सके और क्लाइमेट फ्रेंडली मैनर में एक्टिविटीज़ की जा सके। इंडो जर्मन एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 2016 में जर्मनी की जो पार्लियामेंट है, जर्मन बुंदेस्टैग, उन्होंने 2016 में न्यू पासेस टू इंडिया ये एक प्रोविज़न पास किया था। तो उस टाइम पे 2015 में आप देखो केवल 4000 स्टूडेंट्स थे जो इंडिया से जाकर के जर्मनी में पढ़ रहे थे, आज वो बढ़कर के 29,000 स्टूडेंट्स हो गए। तो एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन है। इसके अलावा आईआईटीज़ जैसे कि आईआईटी इंदौर ने जर्मनी के साथ में जॉइंट प्रोग्राम्स कंडक्ट कर रखे हैं, जर्मनी की जो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ मिलकर के। तो ओवरऑल आप देखो एजुकेशन में कितना ज़्यादा एंगेजमेंट है। फिर क्लीन एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स स्टैब्लिश करने की बात की है, जिससे कि दोनों कंट्रीज मिलकर के ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप तैयार कर सके। ग्रीन हाइड्रोजन का मैंने पहले आपको बताया था कि रिन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके फिर पानी को तोड़ करके H2O को तोड़ करके फिर हाइड्रोजन आप बनाओ। तो इसमें आपने क्या यूज किया, रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, तो ऐसे में वो ग्रीन हाइड्रोजन हो गई। तो इसके ऊपर भी फोकस किया जाएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोमोट की जाएगी। जो
एक तरीके से जॉइंट डेवलपमेंट या जॉइंट कोलैबोरेशन की जो बात है, ये दोनों को साथ में लेकर के आएगी। इंडियन प्रोफेशनल्स का मूवमेंट भी पॉसिबल हो पाएगा। और यही इश्यूज नहीं, बाकी यूएन, अफगानिस्तान और टेररिज्म, इन तीनों इश्यूज पे दोनों कंट्रीज अपने एक दूसरे के साथ कन्वर्जेंस रखते हैं। यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप की बात करें तो इंडिया के अलावा 3 कंट्रीज और जो लगातार G4 ग्रुप जिनको बोलते हैं वो मेंबरशिप लेना चाहते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें इंडिया एक हो गया। दूसरा इसके अलावा आप देख सकते हो ब्राजील है, एक है जापान और एक है जर्मनी। इस तरीके से, और इनको काउंटर करने वाला है कॉफी क्लब, जिसमें पाकिस्तान, इटली और ये कुछ कंट्रीज और हैं। तो ओवरऑल आप देखो कि इस तरीके से जर्मनी और इंडिया के बीच में कोलैबोरेशन है वो अच्छी खासी बढ़ रही है, ठीक है, जो कि अब लीडरशिप भी चेंज हुई है। पहले तो एंजेला मर्केल हुआ करती थी, अब वहां पर चांसलर चेंज हो गए हैं, तो और ज़्यादा एंगेजमेंट्स बढ़ने के स्कोप दिख रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द टेंगो इन पेरिस। देखो आर्टिकल को लिखा है यहाँ पर मोहन कुमार जी के द्वारा, ये भी फॉर्मर एम्बेसडर हैं फ्रांस में इंडिया की तरफ से। देखो आज की रिलेशनशिप की अगर बात करें ना, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की, वो पर्सनलाइज्ड बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इसकी शुरुआत आप छोटी सी चीज़ से देख सकते हो, जब उस टाइम पे बराक ओबामा प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए हुआ करते थे, उन्होंने उनके साथ में नरेंद्र मोदी जी ने चाय पे चर्चा से शुरुआत की थी हैदराबाद हाउस में 2015 में। ठीक है, तो ये अपने आप में गेम चेंजिंग सेगमेंट का काम कर गया ग्लोबल डिप्लोमेसी में, कि कैसे लीडर्स अपनी पर्सनल रिलेशनशिप को स्टेट्स की रिलेशनशिप में एनहेंस करते हैं, स्टेट्स के बीच में कोलैबोरेशन को एनहेंस करते हैं। इसके बाद में जापानीज प्राइम मिनिस्टर उस टाइम के शिंजो अबे, अभी तो खैर उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है पॉलिटिकल लाइफ से, उनके साथ में एंगेजमेंट देखो। और फिर दूसरे इंडिविजुअल जो थे वो थे फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो। तो यहाँ पर हमारा जो कंटेक्स्ट है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में वो यही है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और री इलेक्ट फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो, दोनों के बीच में कितनी कन्वर्जेंस है। आप देखो दोनों कंट्रीज़ के बीच में कोई कोलैबोरेशन ऐसा नहीं है कि हाँ जी केवल बातचीतों वाली हुई कुछ है, नहीं। आज मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में दोनों कंट्रीज़ अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहते हैं कि हम हमारा खुद का डिसीजन खुद से ले सकें। ये वो परिस्थितियों की बात होती है जब फ्रांस और इंडिया की रिलेशनशिप की जो अगाढ़ता है वो दिखती है। वो है 1998 में जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, पोखरण सेकंड, और उस परिस्थिति में भी सबने जब सैंक्शंस लगाए थे ना, तब फ्रांस एक ऐसा कंट्री था, इजराइल भी था वैसे, जिसने अपनी न्यूक्लियर सप्लाईज को रोकने की बात बिल्कुल नहीं की और इंडिया को बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं किया। और उसी टाइम से लेकर आज तक हमारी रिलेशनशिप है वो लगातार बनती चली गई। इवन यूएसए ने सैंक्शंस लगाए थे, कनाडा ने सैंक्शंस लगा दिए थे इंडिया पे कि न्यूक्लियर वेपन तैयार करता है, हम कोई भी एंगेजमेंट नहीं रखेंगे इंडिया के साथ। जापान ने भी हमारे साथ रिलेशन बिगाड़ लिए थे उस टाइम पे, पर फ्रांस ने हमारे साथ में कोई धोखाधड़ी वाली बात नहीं की थी। आज इंटरनेशनल लैंडस्केप में देखें ना, इंडिया और फ्रांस के बीच में बहुत सारी कॉमनैलिटीज़ हैं, और उन कॉमनैलिटीज़ में चाहे वो पुतिन से एंगेजमेंट की बात करो कि लड़ाई मत कर भाई तू, क्लाइमेट चेंज की बात कर लो। जब इंटरनेशनल सोलर अलायंस जब लॉन्च किया गया था तो उस टाइम पर जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर के पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के बाद में गुरुग्राम में आकर के और फिर बाद में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है उसको इनॉग्रेट किया था। तो ऐसी परिस्थितियाँ। अब देखो डिफेंस की बात करें तो दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट है, जैसे कि राफेल एयरक्राफ्ट जो है वो हम फ्रांस से खरीद रहे हैं, उनकी डिलीवरी जो है वो बहुत मतलब कंटिन्यूसली चल रही है। सेलर बायर का रिलेशन ना होते हुए अब इन्वेस्टर और इन्वेस्टी का रिलेशनशिप भी तैयार करने की बात की जा रही है, जिसमें फ्रांस के पास में जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है वो टेक्नोलॉजी इंडिया को ट्रांसफ़र करे और इंडिया में डोमेस्टिकली हम प्रोड्यूस कर सके डिफेंस इक्विपमेंट्स। इसके आगे अगर देखें तो इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया के लिए भी फ्रांस रिलायबल है और फ्रांस के लिए भी इंडिया रिलायबल है, जिसमें दोनों कंट्रीज ने मिलकर के जॉइंट स्ट्रेटेजिक विजन फॉर कॉपरेशन इन द इंडियन ओशियन रीजन, और ये 2018 में कंक्लूड कर दिया था, जिसमें इंडो पैसिफिक रीजन में दोनों का पूरा फोकस रहेगा। अच्छा, केवल मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात नहीं है, इसके अलावा इंटरनेशनल लॉज की बात कर लो, नेविगेशन की बात कर लो, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, या फिर क्राइम की बात करो, टेररिज्म की बात करो, क्लाइमेट चेंज की बात करो, हर मुद्दे पर इंडिया और फ्रांस के बीच में कन्वर्जेंस है। इवन हमारी जो नेवल एक्सरसाइज है जिसका नाम है वरुण, जिसमें फ्रांस की नेवी और इंडियन नेवी पार्टिसिपेट करती है, वो भी आप देख लो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है। फिर आ जाओ स्पेस डोमेन में, दोनों कंट्रीज ने मिलकर के अपनी तरफ से जॉइंट विजन फॉर स्पेस कॉपरेशन 2018 में साइन कर दिया, जिससे क्या होगा कि स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज दोनों कंट्रीज अपने सोशल बेनिफिट्स के लिए करेगा। इसके अलावा न्यूक्लियर सेगमेंट में आए तो देखो वर्ल्ड का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि जॉइंटली कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है महाराष्ट्र के
जैतपुर में, वो अभी क्या है, थोड़े से पॉलिटिकल हर्डल्स में फंसा हुआ है, तो राइटर बोल रहे हैं उसको थोड़ा रिव्यू करो, और इसमें फ्रांस कोलैबोरेट कर रहा है। ऐसे में आज देखो कि यूरोपियन यूनियन की परिस्थितियां, यूरोपियन यूनियन में दो लीडर, जर्मनी और फ्रांस, और दोनों के साथ में इंडिया ने अपनी रिलेशनशिप स्ट्रांग बनाने की पूरी कोशिश की है, और वो आउटकम मिल भी रहा है। और परिस्थितियां भी इस तरीके से बन रही है जिसमें एक तरफ तो चाइना और रशिया के बीच की एक्सेस जो क्रिएट हो रही है, वो कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन को एक ट्रिगर दे रही है कि भाई ऑल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा एशिया में। दूसरा, यूरोपियन यूनियन ने जिस तरीके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट्स के लिए इंडिया के साथ में नेगोशिएशन शुरू किए हैं या शुरू करने वाले हैं जून में, तो वो चीज़ें क्या शो कर रही है कि हम फ्रांस के साथ में हमारी जो दोस्ती है उसका यूज़ किया जा सकता है इन दोनों चीज़ों को हार्नेस करने में। क्योंकि अभी वहाँ पर देखो यूरोपियन यूनियन में रोटेटिंग प्रेसिडेंसी, और करंटली इस जून तक 2022 तक फ्रांस ही यूरोपियन यूनियन का प्रेसिडेंट है। तो यूरोपियन यूनियन को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए राजी करने में फ्रांस का कितना इंपॉर्टेंट रोल रह सकता है। तो ऐसे में ये जो दोस्ती है ना, दैट मीन्स मोदी एंड मैक्रो, इसका बहुत ज़्यादा फायदा उठाया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट आर्टिकल है रेड हॉट प्लेनेट। आर्टिकल को यहाँ पर लिखा है प्रताप भानु मेहता जी ने। देखो, इनका ये कहना है कि अभी अगर मैप एक बार देखा जाए टेम्परेचर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट का जो मैप दिखेगा वो आपको बिल्कुल रेड हॉट मैप दिखेगा, रेड हॉट। ठीक है, और ये कोई परिस्थिति साउथ एशिया स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का ये इम्पैक्ट है। इसके रिजल्ट बहुत सारे हैं। 200 से ज़्यादा बार तो जंगलों में आग लग चुकी है। हमारे यहाँ पर पावर कट लगातार देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर एक नॉवेलिस्ट जिनका नाम है किम स्टैनली रॉबिन्सन, बोलो उन्होंने अपना एक नॉवेल लिखा था। उस नॉवेल में द मिनिस्ट्री फॉर फ्यूचर इस कॉन्सेप्ट पे काम किया था कि भाई हमें भविष्य को भी ध्यान में रखते हुए एक मिनिस्ट्री बना देनी चाहिए जो प्लान कर सके कि फ्यूचर में क्या करना है। बोले ये अब रियलिटी दिख रही है, जो कि पहले फिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई थी। इस नॉवेल में ये बताया जाता है हीट वेव जैसे कैटास्ट्रॉफ आती है, नॉर्थ इंडिया में लगभग लाखों करोड़ों लोगों की डेथ हो जाती है गर्मी की वजह से। तो बोले ये क्लाइमेट चेंज ही एक रियलिटी है जिसको आज भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। पर सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर जो राइटर जो थे, इन्होंने अपनी तरफ से जो बात कही वो कही थी इंडिया स्पेसिफिक, बट ये बात इंडिया में ही ख़त्म नहीं होती है। आप क्लाइमेट चेंज को ये नहीं कह सकते कि ये वहाँ की प्रॉब्लम है, हमारी नहीं है। सॉरी, शिकागो से कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलिया से यूरोप, कहीं पर भी जाओ पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। 2019 के साल की बात है जब लेंसेट में पेपर पब्लिश हुआ, ठीक है, और उसमें ये बताया कि 3.5 लाख डेथ्स हुई थी वर्ल्ड वाइड हीट की वजह से। पिछली साल की बात है जब यूएस में और यूरोप में हीट वेव आउटब्रेक हुआ था, 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुंच गया था यूएसए में। ठीक है, अभी रिसेंट आईपीसीसी की रिपोर्ट आई, उसमें तो सीधा ही बोल दिया है कि जी जो फ्यूचर हम सोच रहे थे कि हाँ जी 21वीं शताब्दी खत्म होगी तब तक हम 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर राइज नहीं होने देंगे एज कम्पेयर टू प्री इंडस्ट्रियल एरा। बोले ये तो हम ऑलरेडी क्रॉस करने वाले हैं आने वाले 2-3 सालों में, ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो बोले यहाँ पर चिंता की बात क्या है? चिंता की बात ये नहीं कि टारगेट फिक्स नहीं है या पता नहीं है, चिंता की बात ये कि बोले बातें की जाती है, बोले आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं। जब बात आती है कलेक्टिव एक्शन की तो वहाँ पर एक दूसरे पे ब्लेम गेम चलते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मानना चाहते, डेवलपिंग कंट्रीज पे दबाव बनाया जाता है, और डेवलपिंग कंट्रीज में भी कुछ कदम उठाए जा रहे हैं तो पॉलिटिकल इश्यूज में अटक के रह जाते हैं। बोला कलेक्टिव एक्शन लेने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, और वो कलेक्टिव एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? क्योंकि सब देश अपने अपने इंटरेस्ट में ज़्यादा सोचते हैं। नेशनल इंटरेस्ट को जब तक आप ऊपर रखोगे तब तक ग्लोबल इंटरेस्ट आपके लिए कॉमन होगा ही नहीं। तो वो परिस्थितियाँ अभी चल रही है, और यूक्रेन क्राइसिस ने और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दे दी। सभी कंट्रीज अभी फॉसिल फ्यूल पे कितनी ज़्यादा डिपेंडेंसी लगातार बढ़ाए चले जा रहे हैं। जैसे रशिया से सैंक्शंस लगा दिए तो चलो ठीक है, हम भी हमारे यहाँ पर कोल प्रोडक्शन कर लेंगे। दूसरी तरफ अगर देखें तो इंडिया में पावर कट हो रहा है, तो हम भी क्या कह रहे हैं कि हाँ जी कोल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करो जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो सके। तो ओवरऑल फॉसिल फ्यूल पे ज़्यादा डिपेंडेंसी राइज हो रही है कि नहीं इस क्राइसिस की वजह से, ये परिस्थिति भी आप देख सकते हो। अगर हम दूसरी तरफ देखें, बस केवल आर्ग्यूमेंट काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। आईपीसीसी की जो टारगेट्स हैं वो बिल्कुल फेल हो रहा है। आईपीसीसी ने तो बिल्कुल डिस्कार्ड भी कर दिया है कि सच्चाई तो ये है कि जो टारगेट हमने 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का रखा है ना, उसको हम बहुत मुश्किल बनाते चले जा रहे हैं, शायद ना अचीव हो। ये रियलिटी भी दिख रही है। इंडिया के रिकॉर्ड की बात करें तो देखो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी राइज करने में और फ्यूल को टैक्स करने में इंडिया अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, ग्लोबली रिकॉग्निशन भी मिल रहा है। और ग्लोबली भी हम देखें तो ग्रीन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है,
पर जितना होना चाहिए वो अप टू द मार्क नहीं है। काम किए जा रहे हैं, बातचीत हो रही है, टॉक शॉप्स बहुत सारी हैं, पर रिजल्ट है वो कुछ भी नहीं है। डोमेस्टिकली हम देखें तो आज इंडिया में हम बोलते हैं कि हमारा फॉरेस्ट कवर बढ़ रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी हम ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हम प्रमोट कर रहे हैं, या फिर हम जो इकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं उनको हैंडल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बट आज की रियलिटी क्या है? हमारी सिटीज़ बहुत गर्म होती चली जा रही हैं, वाटर बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा घटिया परिस्थिति में आ चुका है, और इसके चलते हमारी जो स्वास्थ्य है उस पर भी सीधा क्लाइमेट का असर देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल अगर देखें तो फॉसिल फ्यूल पे जो हमारी डिपेंडेंसी है वो इतनी बढ़ चुकी है कि उसको डिस्कार्ड करना हमारे लिए अब नियर टू इम्पॉसिबल हो रहा है, बहुत मुश्किलें हो रही हैं, इवन बढ़ हो गई है जब से यूक्रेन क्राइसिस हुआ है। तो ओवरऑल बात क्या आ रही है लास्ट में आते आते हैं कि वर्ल्ड में पता नहीं इस कैटास्ट्रोफ को हम रोकेंगे कि नहीं, क्लाइमेट चेंज वाले को, बाकी इस कैटास्ट्रोफ को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ये रियलिटी अभी लग रही है। तो ओवरऑल ये जितने इश्यूज़ थे वो हमने डिटेल में देख लिए हैं, और शाम का जो हमारा डिस्कशन होगा न्यूज़पेपर का वो और देख लेंगे, फिर उसके बाद में ये पेपर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा रात को 10 बजे से पहले पहले हाईलाइटेड फॉर्म में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।